नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। हमारे चारों साथियों के साथ हम आपको ये बताएंगे कि जोशीमठ में कुदरत की मार के खतरे को कम करने के लिए अब एक्शन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और जिन घरों में दरारें आई हैं उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों के घरों को तोड़ना पड़ रहा है और अपने आशियाने को छिनता देख लोगों की आंखें नम है। आशुतोष। शुक्रिया मलिका, शुक्रिया सईद जी और अर्पिता तोही हमारे साथ। आपका भी अग्रिम शुक्रिया कर देता हूं। दर्शकों को बहुत नमस्कार करता हूं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, बात होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि उनकी यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है। अमृतसर पहुंचे हैं राहुल गांधी। वहां पर गुरुद्वारे में जाकर स्वर्ण मंदिर पर माथा टेका है। पूरी खबर, पूरी तस्वीर आपको पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अर्पिता का रुख। शुक्रिया आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। और जैसा आशुतोष ने बताया कि राहुल की यात्रा अब अमृतसर पहुंची और किस तरीके से वहां पर तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। अब सबसे पहले वो तस्वीरें और वो खबर आप तक पहुंचाते हैं। राहुल गांधी के बयान चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से, ये देखिए तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा दे। राहुल गांधी दरअसल अमृतसर पहुंचे हैं और यहां स्वर्ण मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा पंजाब एंटर की, वहां पर बकायदा स्वर्ण मंदिर में सबसे ये मत्था टेकने का उनका कार्यक्रम, जिसके तहत वो पहुंचे हैं। लेकिन कई बयान राहुल गांधी के इस वक्त चर्चा में है, जिसमें आरएसएस को निशाने पर वो ले रहे हैं, बीजेपी को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में एंटर की, उसके बाद अमृतसर में जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, यहां पर स्वर्ण मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका है। और इससे पहले आपको बता दें, कई बयान राहुल गांधी के काफी चर्चा में रहे हैं आरएसएस को लेकर, क्योंकि जब से ये यात्रा शुरू हुई तब से कोई न कोई विवाद इस यात्रा में जुड़ता रहा। राहुल गांधी का बयान चर्चा में रहा, उनका स्वेटर न पहनकर रहना इस ठंड में वो चर्चा में रहा। और उन सब पर राहुल गांधी बेबाकी से बोलते हुए भी नजर आए कि उन्हें ठंड नहीं लग रही है। किसानों और मजदूरों के बारे में बीजेपी को बात करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को टारगेट कर रही है बीजेपी। तो राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की इस वक्त अमृतसर में पहुंच चुकी है। वहां पर स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं कि जोशीमठ को लेकर जिस तरीके से की स्थितियां बनी हुई हैं, दरारें बढ़ रही हैं, वहां लोगों के सामने चुनौतियां सही जी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और इसलिए अब खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। और वो 2 होटल्स पर भी बड़ा खतरा है अब। लेकिन सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। एसडीआरएफ की टीमें बिल्कुल तैयार हैं, मुस्तैद। आप लोग तुरंत जगह को छोड़ दें। आप लोग भी से हाथ बंद रखें और छोड़ दें। तुरंत बंद करें इसको भी आज। जब जमीन में दरारें आ गईं तो इंसानों को इस बस्ती को खाली करना जरूरी हो गया। जरूरी हो गया जोशीमठ की इन इमारतों को गिराना। जरूरी हो गया इन आशियानों के बाशिंदों को कहीं और शिफ्ट करना। जोशीमठ का वजूद खतरे में है। वजह कुदरत की बेरुखी हो या फिर पहाड़ के इस हिस्से पर क्षमता से ज्यादा बोझ। लेकिन अब जोशीमठ की सूरत बदलने वाली है। जोशीमठ में रहने वालों को इस संकट से उबारने की कोशिशें की जा रही हैं। कुदरत की ताकत से मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां रहने वाले लोगों की हिफाजत की कवायद तेज हो गई है। आप लोग भी से हाथ बंद रखें। केंद्र की 2 टीमें जोशीमठ का दौरा कर चुकी हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की 8 सदस्यों वाली टीम ने उत्तराखंड सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। इन सिफारिशों में सबसे ज्यादा जोर खतरनाक इमारतों को गिराने पर दिया गया है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों पर फौरन अमल शुरू हुआ और मंगलवार की सुबह से ही जोशीमठ में हलचल बढ़ गई। एसडीआरएफ की टीम सुबह से ही एक्शन में दिखी। पीडब्ल्यूडी और एसडीआरएफ की टीम ने पूरे इलाके का पहले से ही सर्वे कर रखा था।
खतरनाक इमारतों पर लाल क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। अब अगला कदम इन इमारतों को गिराने का है, लेकिन डिमोलिशन की इस कार्रवाई में किसी को चोट न आए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों से इलाके को खाली करने की अपील कर रहे हैं। आप लोग तुरंत इस जगह को छोड़ दें। आप लोग भी से हाथ बंद रखें और छोड़ दें। यहाँ से आप लोग भी निकल जाएं घर की और सभी लोग यहाँ पे जिन लोगों के यहाँ नजदीक घर हैं, ये दोनों होटल आज डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ ना, सारी पीछे आ जाओ ना। आप इस जगह को खाली करें। एसडीआरएफ की टीम सबसे पहले 2 होटल को ध्वस्त करेगी। ये होटल ऊंचाई पर बने हैं और इनके गिरने से नीचे वाले हिस्से में ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान से बचने के लिए एसडीआरएफ ने इन होटलों को पहले गिराने का फैसला किया। एहतियात के तौर पर इस कार्रवाई से पहले पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। एसडीआरएफ की टीम ये जो 2 होटल्स आपको दिख रहे हैं, माउंट व्यू होटल और मलारी इन, इन 2 होटल्स को डिमोलिश करेगी और इसके लिए पूरी की पूरी तैयारी कर दी गई है। लगातार एसडीआरएफ की टीम इस वक्त अनाउंसमेंट कर रही है। इमारत गिरने से निकले मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर और ट्रक का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे जो बड़ी गतिविधि है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगी। जो मलबा यहाँ आने वाला है, उस मलबे को हटाने के लिए प्रशासन तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, उसको इकट्ठा कर रही है और एक एक करके यहाँ पे सारे उन रिसोर्सेज को खड़ा किया जा रहा है, इक्विपमेंट को खड़ा किया जा रहा है। माउंट व्यू होटल के ठीक दूसरी छोर पे आपको कतारबद्ध तरीके से ट्रक दिखाई देंगे, बुलडोजर्स, क्रेन्स दिखाई देंगे, ताकि जो मलबा है उसको हटाया जा सके। जोशीमठ को बचाने की मुहिम में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। लोगों को महफूज ठिकानों पर भेज दिया गया है और इमारतों को भी पूरे एहतियात के साथ तोड़ने की योजना है। कोशिश यही है कि जोशीमठ को गुम होने से बचा लिया जाए और इस पूरी कोशिश में यहाँ रहने वाले बाशिंदों का कम से कम नुकसान हो। कमल नयन सिलोड़ी और आशुतोष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, जोशीमठ, आज तक। ये खतरा अर्पिता जी ने जो बताया, मल्लिका जी, वो बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए कि एक बहुत बड़ा संकट ये है कि कहीं जोशीमठ विलीन ना हो जाए। बिल्कुल, और इस बात की चिंता राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी है। हालात पर लगातार सरकारों की नजर बनी हुई है और वो लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी वहां पर पहुंचे, प्रभावितों के साथ उन्होंने मुलाकात की और ये आपको उस वक्त ही हम कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो एक एक कर तमाम मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों का हालचाल जान रहे हैं और इसी तरह की कुछ तस्वीरें जोशीमठ से लगातार सामने आ रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आर्मी कैंप का निरीक्षण करने के बाद सुनील वार्ड में प्रभावित लोगों से मिले। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार इस प्राकृतिक आपदा से लोगों को निकालने में हर संभव मदद करेगी। कई जगह गिर भी गया और कई जगह गिर भी गया। ये पूरा ही निकल गया। तो अब से कुछ ही देर में जो चिन्हित इमारतें हैं उनको ढहाने की कार्रवाई शुरू होगी। लगातार राज्य सरकार मुनादी कर रही है। आशुतोष, बिल्कुल, और एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और मौके पर देखिए बुलडोजर्स भी पहुंच चुके हैं और सबसे पहले जो कार्रवाई होगी, जमींदोज किया जाएगा 2 होटल्स को जो कि माउंट व्यू होटल है। और देखिए 10 तस्वीरों को जनता के सामने, यानी आप सभी दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आइए समझते हैं जल्दी से। 2 होटल का डेमोलिशन होना है, खतरे पर बुलडोजर मौजूद है, एक्शन में एसडीआरएफ की टीम है। छूटता घर, टूटते सपने, दहशत, डर, गुहार, घर छोड़ने की अपील, 3 फेज में एक्शन प्लान। घरों पर खतरे का निशान है, मकानों में दरार है, तो जमींदोज होगा जोशीमठ। लेकिन लोगों की आंखों में दर्द साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो भावना है आशियाना छोड़ने का, टूटने का जो खतरा है वो बहुत बड़ा है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते।
ये पूरा हिस्सा, अभी तो 2 होटल गिराए जा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा जिस खतरे पर है, या तो ये खुद गिर जाएगा या इसे ढहाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए ऐसे अगर 500-600 भी घर हैं तो वहां रहा नहीं जा सकता। जैसे जैसे मैं नीचे जाऊं, आप समझिए 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन की परमिशन है जोशीमठ में, लेकिन कई जगहों पर आपको 3 मंजिला 4 मंजिला निर्माण भी दिखाई देगा। जब मैं नीचे ले जाता हूं, ये पूरी इमारत है। आप समझेंगे कितना खतरनाक हिस्सा है, क्यों आखिर ये स्थिति बनी है जोशीमठ में। जहां जहां बड़े पिलर हैं दीवारों से सटे हुए होते हैं, दीवार और पिलर के बीच में 4 से 5 इंच का ये पूरा गैप आ चुका है। इन सीढ़ियों के साथ जब आप नीचे जाएंगे तब आपको दिखाई पड़ता है, ये बड़ा पिलर है, दीवारों के साथ इसे होना चाहिए, दोनों के बीच में लगभग 1 फुट का गैप है। इन सीढ़ियों दीवारों के बीच में दरारें पड़ चुकी हैं और ये इतना खतरनाक है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी ढांचे को गिराने की जरूरत है तो आप मशीन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उनके ड्रिलिंग के साथ वाइब्रेशन होगी, कंपन होगी, और उस कंपन से स्ट्रक्चर किसी और गिर सकता है। पूरा इलाका खाली कराया गया है। साथ में वो जो 2 होटल जिनको गिराना था, अब तार हटा लिए गए हैं, सर्वे हो चुका है। लेकिन चुनौती ये कि ये सब आखिर हो कैसे। लोग जो हैं वो जहां तहां निकल के जा रहे हैं। अब इस इलाके में कोई है नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि देखिए नोटिस तो पकड़ा दिया, मुआवजा क्या होगा क्या होगा। सब लोग दरअसल इस आज की तारीख में अपने भविष्य को लेकर के परेशान हैं कि यहां से तो चले जाएंगे कहां, रहेंगे कहां, जो रोजगार का जरिया है वो क्या होगा, 2 जून की जो रोटी मिलती थी वो कहां होगी। बहुत सारे सवाल जोशीमठ के उन परिवारों के सामने खड़े हैं जो आज यहां से अपना घर छोड़कर जाने पर विवश हैं, जिनको यहां से जाना होगा। और कोई ये भी नहीं जानता कि ये जो आपदा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है या इसका दायरा और भी बढ़ेगा। ये जो दर्द है, जो मंजर है, जो ये हादसा है, अपने आशियाना को बिगड़ते हुए, उजड़ते हुए देखने का, उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते अर्पिता। बिल्कुल, आप समझिए 600 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया, यानी जिनको ढहाना है। 81 परिवार ऐसे हैं जो बेघर होंगे, जिनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अब वो जाएंगे तो जाएंगे कहां, ये बड़ा सवाल है। और सवाल तो ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार अभी तक ये दरारें एक दिन में नहीं पड़ी होंगी। प्रशासन और सरकारें क्यों सोई हुई थी? ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये खतरे का जोन है, यहां खतरा है और यहां लोग नहीं रह सकते। आप लोग तुरंत इस जगह को छोड़ दें। आशियाना छिनने का दर्द क्या होता है, ये जोशीमठ के इन लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। वो घर न सिर्फ छूट रहा है, वो घर टूट रहा है। रेखा, कितने साल बिताए आपने यहाँ? मैंने यहाँ पे, मैं तो यहीं पे जॉब भी करती थी आंगनबाड़ी में, लेकिन इसी बार मुझे जाना पड़ा है। मेरा तो आधा जीवन यहीं बीत गया। 45 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पे। रेखा ने करीब 45 साल इस घर में बिताए हैं, लेकिन अब इस घर में दरारें आ गई हैं। अब ये रहने लायक नहीं है। प्रशासन ने रेखा के परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट होने का आदेश दिया है। घरों में रखे सामान बांधे जा रहे हैं। अपने टूटते और छूटते आशियाने को देखकर रेखा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह जाता है। क्या क्या यादें आपको याद आती हैं इस घर? बचपन हमने यहीं खेला, यहीं कूदा, यहीं खेले कूदे, सारी भाई बहन ऊपर, यहीं बहुत पता नहीं, हर आद वो है बचपन की हमारी, हर चीज यहीं पे है। ये कमरा क्या था, यहाँ पर क्या? कमरा मेरे चाची और चाचा का बेडरूम था। आज उन्हें यहाँ से घर से बेघर होना पड़ा है। रेखा का घर अब रहने लायक नहीं है, लेकिन यादें हैं कि छूटती नहीं। रेखा अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरी बार अपने आशियाने को नजरों और कैमरे में कैद करने आई है। आपका घर देख सकते हैं एक बार। घर बहुत रिस्की है। रेखा खुद अपनी जान जोखिम में डाल के इस घर में आई हैं और अब जाते से पहले अपने घर की वीडियो तस्वीरें ले जा रही हैं। यहाँ क्या था रेखा जी? किचन हुआ करता था, सामान यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे सारे भाई बहन। आज भी पहाड़ों में परिवार में वो परंपरा है कि खाना बनने के बाद सब लोग जमीन पर एक साथ बैठकर खाते हैं। किचन अब सन्नाटे में है। किचन से बाहर आते हैं, घर का दूसरा हिस्सा है, सब कुछ झुका हुआ है, डरा हुआ है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे हमारे बर्तन, सिंक, बर्तन वगैरह धुलते थे। अपने घर की हालत देखकर रेखा की आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। कुदरत ने इस घर से इंसानों को बेदखल कर दिया है, लेकिन भगवान अब भी इस घर में विराजमान है। पूजा और अब रेखा जी में अपने पूजा घर में ले जा रहे दिखाने के लिए, जहाँ आज भी भगवान विराजमान हैं, लेकिन इस
मानवीय आपदा ने, मैन मेड डिजास्टर जिसको कहते हैं, उसने अब इंसानों को यहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया। भगवान यहीं रहेंगे? भगवान भी जाएंगे, क्या करेंगे वो यहाँ पे, उन्हें भी ले जाएंगे अब भगवान। पूजा घर है, इसके पीछे भी एक कमरा है ना यहाँ पे मेरे भाई का बेडरूम हुआ करता था, भाई का बेडरूम आज इसके ये हाल हो गए। और सिर्फ घर में अगर कुछ दिखता है तो वो है सिर्फ दरारें, और ये वो दरारें हैं जो कलेजे तक पहुंच चुकी हैं। घर छोड़कर जाए, देखिए टूट, सब कुछ टूट रहा है, पूरा हिस्सा जो पिलर का हिस्सा है पूरी तरह से टूट रहा है। फिर भी अब एक आखिरी बार, कहते हैं ना कि अपनों को आखिरी बार देखना होता है, रेखा जी अपने घर को आखिरी बार देखने के लिए आई हैं, क्योंकि यही यादें अब रह जाएंगी। रेखा अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर है। आगे का कुछ पता नहीं, कैसे रहेंगी और कैसे जिंदगी कटेगी। अब आगे कहाँ जाएंगे रेखा जी? फिलहाल तो नहीं पता कि कहाँ आपको ठिकाना मिलेगा, लेकिन आगे क्या? आगे हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे भाई बहन घर हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो, इसका अभी कुछ पता नहीं हमें। दर्द हो रहा अपना घर छोड़कर जाते हुए? बहुत ज्यादा दर्द, जिंदगी में इससे ज्यादा दर्द कभी हमने देखा नहीं है। तो ये छलकते आंसू दरअसल सही जी बताने के लिए काफी है कि दर्द कितना ज्यादा है। एक आशियाना घर बनाने में पूरी जिंदगी पर पिताजी निकल जाती है, और अगर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए तो कैसा लगता है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। आशु, कितना बड़ा खतरा है? सईद, ये खतरा इतना बड़ा कि जिसकी संभावना, आशंका सब कुछ आदमी किनारे कर चुका है। हमने 2013 में केदारनाथ में आपदा देखी है। अभी तक बस ये कह सकते हैं कि शायद ऊपर वाले की कृपा है कि अभी तक वैसी त्रासदी नहीं है, लेकिन ये शहर उस त्रासदी के मुहाने पर बैठा हुआ है। और वो क्यों? ये ऊंचाई पर 11,000 फीट की ओली की ये पहाड़ियां, और ओली से जब आप नीचे आते हैं तो एक पूरा टेरेन, लगभग 50 मीटर लंबा एक पूरा टेरेन जो है, ये समझिए कि पूरा का पूरा पहाड़ खिसक रहा है, दरक रहा है। कहते हैं जोशीमठ जब कई सौ साल पहले खुद से बना था तो शायद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया था और उस मलबे पर यह शहर बस गया। शंकराचार्य ने इसे बसाया और अब ये शहर जो है उस मलबे से अपने ऊपर बने निर्माण को खिसका रहा है। बहुत सारी यहाँ पर भ्रांतियां हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जब तक कुछ ठोस जानकारी न सामने आए, ये तमाम बस फिरता तस्वीरें ही हैं जिस पर रेड क्रॉस लगा दिया गया है, खतरे का निशान बता दिया गया है कि लोग बस यहाँ से चले जाएं, उस घर को छोड़कर चले जाएं जिसे इन्होंने दशकों से, जहां बचपन बिताया, पीढ़ियां रही हैं, और अब उस घर को छोड़कर लोगों को जाना है। सईद, बिल्कुल आशुतोष। आशु, आप बने रहिएगा, हम और बातचीत आपसे करेंगे। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा लगातार हमारे साथ रहेंगे। पहाड़ों पर जबरदस्त हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और यहां तक कि कश्मीर में भी भारी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का जीवन इस वक्त दूभर हो चुका है। कुदरत ने सफेद गहनों से पहाड़ों को सजा दिया है। सड़कें सफेद, पेड़ सफेद, घर सफेद, सफेदी की चादर पसरी हुई है इस ओर से उस छोर तक। पहाड़ों के ये खूबसूरत नजारे मैदानी इलाके वालों को बहुत लुभाते हैं। इनकी तस्वीरें देखकर लोग यहाँ खिंचे चले आते हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों को यही बर्फबारी तड़पाती है, चुनौतियों से भर देती है। खाने को पाने की चुनौती, बिजली की चुनौती, पानी की चुनौती। धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर का हाल देखिए। यहाँ शनिवार शाम से आफत का नया दौर शुरू हो चुका है। जो बर्फबारी शुरू हुई वो हफ्ते भर जारी रहेगी। इस बर्फबारी ने रफ्तार रोक दी है। कई सड़कें बंद हो गई हैं। कश्मीर के दावर, रजदान टॉप, तुलल में ताजा बर्फबारी हुई है। बांदीपुरा से गुरेज तक का रास्ता बंद कर दिया गया है। जोजिला पास को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर देना पड़ा। खूबसूरत अनदेखा लद्दाख भी बर्फबारी से दो चार हो रहा है। जोजिला पास बंद होने से पूरे लद्दाख में बर्फबारी ने जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी है, क्योंकि ये पास ही लद्दाख की लाइफलाइन माना जाता है। सेना के लिए भी ये पास काफी अहमियत रखता है, लेकिन बर्फ की मार के आगे सब बेबस हैं। उत्तराखंड के तमाम हिल स्टेशनों पर भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। टिहरी में देखिए, क्या इंसान और क्या बेजुबान जानवर, सब ठंड से परेशान हैं। जानवरों का झुंड अलाव के पास आ गया है। टिहरी जिले के घनसाली, प्रतापनगर समेत तमाम ऊपरी हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। जिले के ऊपरी हिस्से में बिना बर्फबारी के भी लगातार पारा लुढ़क रहा है।
पर्वतीय क्षेत्रों में इस बार काफ़ी सालों बाद इस तरह की कंडीशन है कि शीतलहर की बहुत बड़ी लहर चल रही है। मवेशियों से लेकर के बेसहारा जो छत के नीचे अपने दिन गुजारते हैं उनके लिए रहना दुभर हो गया। इतनी कड़ाके की ठंड यहाँ पर देखने को मिल रही है। बागेश्वर में सर्दी ने किसानों को तबाह कर दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त होने के बाद अब पाले से फसल बर्बाद होने की कगार पर है। केदारनाथ में इतनी ठंड है कि यहाँ विकास के कामों पर असर पड़ रहा है। केदारनाथ में ठंड के चलते कई मजदूर वापस नीचे लौट आए हैं। यहाँ सब कुछ जम गया है। पानी के पाइप तक में बर्फ जम गया है। हिमाचल में भी कई शहरों का तापमान जमाव बिंदु के नीचे चला गया है। केलांग का तापमान -11 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं किन्नौर के कल्पा और शिमला के पर्यटन स्थल नारकंडा का न्यूनतम तापमान -4 और -2.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कोहरे की वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं। सड़क पर चलना खतरनाक हो गया है। फिलहाल पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर चलता रहेगा। आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर में आतंक को देखते हुए अब नए कदम और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब वहां पर उन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आतंकियों से लड़ा जा सके और एक मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को दिया जा सके। आपको बताते हैं राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं और वहां पे पहुंचकर अब तैयारियों का ही जायजा लिया जाएगा। और सीधे तौर पर सरकार ने सख्त रुख रख दिया है अपना कि आतंक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। मेरी आंखें सीधा देखती है और हमारी जो राइफल है वो कंधे पे होती है। इसके और इसके बीच में तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की। ग्राम रक्षा समिति यानी बीडीसी के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुराने हथियारों को बदला जा रहा है और बीडीसी के जिन सदस्यों के पास हथियार नहीं है उन्हें हथियार दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों को ऑटोमेटिक राइफलें बांटी जा रही। 8 दिन से हम बहुत ही परेशानी से ये टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये कांड हुआ है हम अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहे थे। आज हमें सरकार ने ये वेपन देके ये दिखा दिया कि हम सरकार के साथ हैं, हम एक्समैन हैं और हम फौजियों के साथ मिलकर काम करेंगे। जहाँ ये सर्च ऑपरेशन होगा उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। बहुत शुक्रिया जो हमें हथियार दिए हैं, इससे हम अपनी सेफ्टी, गाँव की सेफ्टी करेंगे। किस तरह की ड्यूटी आपकी अब रहेगी, क्योंकि पूरे गांव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? जैसे आर्मी में पहले ड्यूटी करते थे वैसे ही रहेगी। आतंकवाद का मुकाबला खुद करेंगे? खुद भी करेंगे और मैंने इधर किया भी है। बीडीसी सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग के लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेशल ट्रेनर की तैनाती की है। इंस्ट्रक्टर हैं वो इनको अच्छी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। इनके राइफल की साफ सफाई के बारे में, एम लेने के बारे में अच्छी तरह दुरुस्त प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ती है तो ये भी फायर का जवाब फायर से दे सकते हैं। दरअसल साल की शुरुआत में राजौरी में 2 आतंकी हमलों में 7 हिंदुओं की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार एक्शन में है। बीडीसी को ताकतवर करने की कवायद शुरू की गई है। साथ ही राजौरी से लेकर पुंछ तक अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। इसके बाद लोगों के हौसले बुलंद हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! राजौरी हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। सोमवार की रात गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की जिसमें बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और सख्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजौरी हमले की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अमित शाह ने विलेज डिफेंस कमेटी को मजबूत करने पर जोर दिया। गृह मंत्री जी ने बड़े गौर के साथ उन चीजों को सुना और पहले भी इस प्रकार की जो चर्चाएं होती हैं उसमें बहुत कुछ निकल करके आता है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि बीजेपी एक केंद्र में सरकार होने के कारण से समय समय पर जो भी अगर कहीं अफेक्ट होता है तो हम लोगों पर होता है। तो उन विषयों को लेकर के कल बात हुई तो मुझे लगता है निश्चय ही इसके रिजल्ट निकल करके सामने आएंगे। लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद पहले ही उड़ा रखी थी और अब राजौरी हत्याकांड। सरकार अब हर हाल में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। 26 जनवरी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना अध्यक्ष के साथ
राजौरी जाएंगी और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। राजौरी से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अधर्म का ऐसा खेल हुआ कि रूह कांप जाए। गैंगवॉर में एक व्यक्ति को मार डाला गया, उसके दोनों हाथ काट डाले गए और हत्यारे बदमाश उन दोनों हाथों को अपने साथ ले गए। अब शक की जो सुई है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर है। अस्पताल में दर्द से कराह रहे शख्स का नाम जुगनू है। बदमाशों ने इनके दोनों हाथ काट दिए। रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात में बदमाशों ने जुगनू के दोनों हाथ काट दिए और अपने साथ ले गए। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। वारदात के बाद निकलते बदमाश दिखाई दे रहे हैं और इनके हाथ में एक बैग भी है। अब आप पूरी कहानी सुनिए। वारदात कुरुक्षेत्र के होटल हवेली की है। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 1 दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया, फिर जुगनू के दोनों हाथ काट दिए और कटे हाथ अपने साथ लेकर फरार हो गए। लड़का बैठा हुआ था एक, ठीक है, बाहर से 10-12 लड़के आए, आपसी कोई लड़ाई होगी उनकी, आते उन्होंने मारना शुरू कर दिया उसको, ठीक है। आपस में लड़ाई हुई 10 से 12 लड़के थे, मुंह ढके हुए थे, ठीक है। उसके ऊपर हथियार से हमला कर दिया उन्होंने, ठीक है जी, हाथ उठ काट दिए उसके, ठीक है जी, और भाग गए यहाँ से। पुलिस के मुताबिक मामला पुराने गैंगवार का है। शक की सुई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ घूम रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने जुगनू पर हमला किया और उसके हाथ काट दिए। जुगनू लड़का है जो गांव राड़ा का है और 10-12 लड़के जो 2 गाड़ियों में आए और उसके जुगनू के हाथ काट के ले गए हैं और पता चला है इनकी आपस में गैंगवार है। एक संधू है मुआने का जो उसका अभी नाम सामने आया है, एक अंकुश है कमालगुरिया जिसका भी नाम सामने आया है, उनके साथ अन्य लड़के हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ सीसीटीवी खंगालने में जुटी है। घायल युवक को चंडीगढ़ रेफर किया गया है। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात मौसम की करते हैं। उत्तर और पश्चिमी भारत के कई राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार पारा गिरता जा रहा है। कई जगहों पर विजिबिलिटी इतनी कम है कि 50 मीटर तक देखने में भी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ शहरों में सड़क हादसों की संख्या भी लगातार बढ़ गई है। लोग ठिठुर रहे हैं और इस सर्दी के सितम को झेलने के लिए मजबूर हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, -3 डिग्री तक सिकुड़ता पारा। हिमालय में हिमपात का रिकॉर्ड बन रहा है तो हिंदुस्तान के मैदान बर्फीली गलन वाली शीतलहर और अंधाधुंध कोहरे की चपेट में है। जहां तक नजर जाए वहां तक बर्फ ही बर्फ दिखती है। कश्मीर से लद्दाख तक की पहाड़ियों पर आसमान से इस कदर बर्फ गिर रही है कि कुदरत ने पूरी घाटी को ब्लैक एंड व्हाइट में तब्दील कर दिया है। इस बार की जनवरी में द्रास के इलाके में तापमान -31 डिग्री से भी नीचे चला गया है। लद्दाख के द्रास में एक ही रात में 12 इंच से अधिक बर्फबारी ने इलाके के लोगों को खुश कर दिया। उम्मीद करते हैं और ज़्यादा स्नोफॉल हो ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर जो है, ताकि हमें कोई पानी की भी प्रॉब्लम ना है। जब ज़्यादा बर्फ़ होगा तो यहाँ पे विंटर गेम्स की एक्टिविटीज़ भी शुरू होती हैं, तो ये बहुत बड़ा एक खुशी की बात है जो आज स्नोफॉल हो रहा है। द्रास से लेकर कश्मीर के गुरेज, गुलमर्ग, सोनमर्ग तक रविवार से ही ताजा बर्फबारी के दौर की शुरुआत हुई है। लद्दाख और कश्मीर के ऊपरी इलाकों में जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, वहीं घाटी वाले इलाकों में मौसम का अनदेखा मिजाज देखने को आया है। श्रीनगर समेत आसपास के इलाकों में जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है।
पूरे कश्मीर में पिछले 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला है और आने वाले 3 दिनों तक भारी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। मंगलवार सुबह कश्मीर के अधिकतर मैदानी इलाकों में इसी तरह जैसे मेरे पीछे है घना कोहरा छाया और विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो गई, वरना आमतौर से कश्मीर में खासतौर से श्रीनगर शहर में इस तरह का कोहरा नहीं देखा जाता है। हवाओं का पश्चिमी विक्षोभ जहां पहाड़ों में बर्फबारी कर रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। खासकर दिल्ली की बात की जाए तो इस बार की जनवरी में दिल्ली में 10 साल बाद लगातार 5 दिनों तक शीतलहर और कोहरे के हालात बने हुए हैं। देश की राजधानी में कोहरे का कहर बरकरार है। ठंडी हवाओं के थपेड़े चेहरे पर लग रहे हैं और कड़ाके की सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। तस्वीर पीछे देखिए, जो सेना के जवान हैं उनका जोश हाय है और कड़ाके की सर्दी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। जो कोहरा है वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है जो घर से बाहर निकल रहे हैं गाड़ियां लेकर, क्योंकि विजिबिलिटी पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। दिल्ली में घने कोहरे का यह हाल सुबह कुछ ऐसा होता है कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो जाती है। दिन में कोहरा थोड़ा छंटता है, लेकिन फिर शाम होते होते दिल्ली कोहरे में गुम होने लगती है। ठंड तो है काफी ज्यादा, बट ये देखने का एक अलग ही क्रेज रहता है, तो इसको देखना अच्छा लगता है। कल फॉग ज्यादा थी, आज ठंड ज्यादा है। सर्दी तो बहुत ज्यादा हो रही है, सर्दी की कमी नहीं है जी। देख रहे हो सब ऐसे पहन के चल रहे, टोपा भी लगा लिया। आज सर्दी ज्यादा है, मगर आज कल से तो ज्यादा, क्योंकि शीतलहर चल रही है आज। क्योंकि कल कोहरा था तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था हमें, आज फिर भी दिखाई दे रहा है। दरअसल इस साल की जनवरी में दिल्ली पर दोहरी मार पड़ी है। दिल्ली में लगातार 5 दिन तक शीतलहर के हालात बने हुए हैं, क्योंकि पिछले 5 दिन में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो दिल्ली में 5 जनवरी को 3 डिग्री, 6 जनवरी को 4 डिग्री, 7 जनवरी को 2.2 डिग्री, 8 जनवरी को 1.9 डिग्री, 9 जनवरी को 3.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 2013 के बाद ये पहला साल है जब जनवरी में लगातार 5 दिन तक शीतलहर के हालात बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में लगातार शीतलहर के हालात का रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 30 साल के डेटा के मुताबिक दिल्ली में अक्सर जनवरी के महीने में ही शीतलहर चलती है। इससे पहले दिल्ली में 2008 में 12 दिन तक शीतलहर के हालात थे। 1997-1998 में दिल्ली 7 दिन तक शीतलहर की चपेट में थी। वहीं 2003, 2013 और 2021 में दिल्ली में 6 दिन तक शीतलहर के हालात थे। इसमें जनवरी 2021 में तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था। हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि मंगलवार की रात से हालात थोड़े सुधरने शुरू हो जाएंगे और शुक्रवार तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण पैदा हुए घने कोहरे और शीतलहर से छुटकारा मिल सकता है। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। जोशीमठ में कुदरत के इस कहर को कम करने के लिए एक्शन मोड में सरकार आ गई है। एसडीआरएफ तैयार है। 80 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। सैकड़ों ऐसे हैं जिन्हें ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि आप अपने घरों को छोड़ दीजिए। लोग परेशान हैं, विस्थापन से वो जूझ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा अपने घर बार के तबाह हो जाने का है। धस गया होटल, फट गए फर्श, दरक गई दीवार, छत में छेद, कंक्रीट की सड़क 2 फाड़ जो है हमारे हाथ से निकलती जा रही है। का सारा लेकर हम अपने रातें गुजार रहे हैं कि कहीं हमारी छत हमारे ऊपर ना जाए। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। पूरा ये घर टूट गया है हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। जोशीमठ जैसे आखिरी सांसें गिन रहा है। इस शहर में हर तरफ अब दरारें ही दरारें दिख रही हैं। दीवारों में दरार, छतों में दरार, जमीन में दरार और यहाँ के लोगों के दिलों में दरार।
हमारी सारी खुशी हमारे घर से होती है। हम क्या कर सकते हैं, और अपना हमारा घर ही नहीं है तो हम और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बच्चे से लेके अपने परिवार से लेके अपने रिश्तेदार से लेके सभी हमारे इधर पड़ोस में सारों की मकानों पे दरारें पड़ी, हमारे मकानों पे बजाए याद हो कि तो हमारे हस्बैंड यहाँ पे थे, उनकी हर यादें यहाँ पे जुड़ी है। छोटी बड़ी चीज हर चीज याद सताती है, जाए तो क्या हो जाए। आज वो भी यहाँ पे रहते तो उनको भी बहुत दुख होता, और मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। हम दौड़ ही रहे, एक हफ्ते से लगभग हम दौड़ ही रहे वहाँ से यहाँ सुबह। किसने जोशीमठ की ये हालत बनाई? किसने एक जीते जागते शहर को दरारों का मरघट बनाने का जुर्म किया? जोशीमठ की जड़ों में तबाही का बारूद बिछाने वाले कौन लोग हैं? आज इन सवालों की पूरी तहकीकात करेंगे, लेकिन पहले आपको जोशीमठ के लोगों को जिंदा बचाने के पलायन प्लान के बारे में बताते हैं। उस डैमेज कंट्रोल के बारे में बताते हैं जो जोशीमठ को बचाने के लिए जरूरी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 603 घरों को चिन्हित किया है। ये वो मकान हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं और जो जमीन धंसने की वजह से कभी भी गिर सकते हैं। 68 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। 38 परिवारों को किराए के मकान दिए गए हैं। 2 होटलों को ध्वस्त करने का प्लान भी तैयार है। आवास और शहरी विभाग मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। जो टीमें हैं हमारी, जैसे संस्थाएं हैं, फॉर एग्जांपल NGRI, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जियो फिजिकल टेस्ट करेगी। IIT रुड़की जियो टेक्निकल स्टडी करेगी। इसी प्रकार सिस्मिक जो वहाँ का ये लेना है वाइब्रेशन के संबंध में, वो वाडिया करेगी। इसी प्रकार हाइड्रोलॉजिकल जो पानी कहाँ से आ रहा है, इसकी पूरी जांच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी करेगी। प्रत्येक दिन मुख्य सचिव द्वारा दिन के 12 बजे एक बैठक की जाएगी प्रत्येक दिन, और उसमें विभिन्न विभागों के जो चल रहे कार्य उसकी समीक्षा की जाएगी, और उसमें किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत आ रही है उसका समाधान किया जाएगा। जोशीमठ में अब आप लाल निशान लगाने वाली इस टीम को आसानी से देख सकते हैं। इस लाल निशान का मतलब है कि ये मकान अब रहने के काबिल नहीं रहा और इन मकानों में रहने वालों को अब इसे छोड़कर जाना होगा। इसी मकान में जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पे थोड़ी देर पहले SDRF के कई सारे जो कर्मचारी हैं वो थे, उसके साथ साथ जिला के अधिकारी आए थे और उन्होंने इन घरों को चिन्हित किया है, यानी कि अब ये असुरक्षित हैं, रहने के लिहाज से बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है। और लगातार जो जिला के अधिकारी हैं उनको ये समस्या जरूर आ रही है कि लोग मान नहीं रहे हैं कुछ लोग घर को छोड़ के जाने का, क्योंकि उनकी कुलदेवी कुल देवता इन घरों में स्थापित हैं और उनको यहाँ से लेके जाना खासी मुश्किलों की बात है। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने। बहुत ही भयावह स्थिति है और यहाँ पे दरारें दिसंबर में ही आनी शुरू हो गई थी। ये परिवार अधिकारियों के पास गया था, लेकिन तब राहत नहीं मिली। अब जब हालात हाथ से कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो पूरा महकमा एक्टिव मोड में। मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, हर जगह लाल निशान लगाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि अब रहने के लिहाज से ये पूरा इलाका असुरक्षित है। कहने को तो ये महज लाल निशान है, लेकिन इसे देखकर लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी ये जोशीमठ के लोग ही जानते हैं। तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया, वो हाथ से फिसल रहा है और जोशीमठ लाचारी मजबूरी से अपने आशियाने को ध्वस्त होता देख रहा है। वो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि हालात हाथ से निकल चुके हैं। पहाड़ पर हो रहे अत्याचार ने जोशीमठ को चीत्कार करने पर मजबूर कर दिया है। जोशीमठ को इस हाल तक पहुंचाने वाले 1-2 नहीं कई मुजरिम हैं। जोशीमठ का डेथ वारंट कई मुजरिमों ने मिलकर तैयार किया है। ये चंद दिन या हफ्ते में नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता और बेदर्दी से जोशीमठ को मारा गया है। अमित भारद्वाज, जोशीमठ आज तक। जोशीमठ की बहुत पौराणिक महत्व है। देखिए, देश भर में जो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए, उनमें से एक मठ जोशीमठ में है। कितना इतिहास है इसका, कितना पौराणिक महत्व है, ये आपको हम समझाने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। आप नजर डालें।
सनातन धर्म से लेकर आध्यात्म तक जिसकी सबसे अहम जगह है वो है ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ। भारत में मठ परंपरा का सबसे अहम पड़ाव और सबसे पवित्र धरोहर है जोशी मठ। जो जोशी मठ आज दरक रहा है वो प्राचीन भारत में आध्यात्मिक नगरी रहा है। असल में हिमालय के निचले यानी मैदानी इलाके हमेशा से आध्यात्म के गढ़ रहे हैं और इसी वजह से भारत के 4 मठों में से एक जोशी मठ बना और मठ परंपरा की सबसे अहम धरोहर बना। यहीं से 4 धाम में से एक बद्रीनाथ का रास्ता जाता है और इसीलिए इसको बद्रीनाथ की नगरी भी कहा जाता है। सर्दी में भगवान बद्रीनाथ भी अपने धाम से नीचे आकर इसी जोशी मठ में विराजते हैं और यहाँ पर उनकी पूजा आराधना की जाती है। कभी कत्यूरी राजवंश की नगरी रहा जोशी मठ आदि शंकराचार्य से सबसे नजदीकी का रिश्ता रखता है। असल में सनातन धर्म की स्थापना और प्रचार प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। उत्तर भारत का मठ उन्होंने जोशी मठ में बनाया जो तब बेहद शांत स्थली था। यहाँ आदि शंकराचार्य ने शंकर भाष्य ग्रंथ की रचना की और यहाँ पर एक शहतूत के पेड़ के नीचे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही वजह है कि आध्यात्म की जड़ों में यहाँ से मजबूती मिलती है। आज जो जोशी मठ धार्मिक पर्यटन की नगरी माना जाता है वह प्राचीन काल में बेहद शांत और पवित्र स्थल था। ज्योतिर्मठ संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल। विष्णु के अवतारों से भी इसका करीबी रिश्ता है। भगवान विष्णु के एक अवतार नरसिंह जब क्रोधित हुए तो अपना क्रोध शांत करने के लिए वो इसी जोशी मठ में आए थे। उन्होंने जोशी मठ की शरण ली थी और आज भी भगवान नरसिंह का एक मंदिर यहाँ पर है। वेद पुराणों में जोशी मठ को ज्योति विद्या का केंद्र भी कहा जाता है और इस जगह पर भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद रहा है। संत महात्माओं को यकीन है कि बद्री विशाल यहाँ की रक्षा करेंगे। जोशी मठ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक आपदाएं प्रायः आती रही हैं पहले भी और कई बार बना बिगड़ा। इस बार थोड़ा फैलाव ज्यादा है परंतु मुझे विश्वास है कि भगवान बद्री विशाल की कृपा से जोशी मठ सहित समस्त क्षेत्र फिर से सुरक्षित हो जाएंगे। जोशी मठ के मौजूदा शंकराचार्य से सुनिए जोशी मठ की अहमियत और क्या है इसकी सनातन धर्म में अहमियत। ये शहर एक धरोहर है और केवल ये 20-50 हजार लोगों का केंद्र नहीं है। ये समस्त सनातन धर्मी 80 करोड़ से अधिक जो सनातन धर्मी हैं उन सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र है। ये भगवान शंकराचार्य जी ने 4 पीठ जो बनाए हैं उनमें से ये प्रमुख पीठ है और उत्तर विश्व की ये राजधानी है धर्म की, तो इसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए। धर्म और सनातन की ये नगरी आज खतरे में है और इसके लिए संत महात्मा भी फिक्रमंद है क्योंकि सनातन धर्म की इस धरोहर को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो।